नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी, ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष, आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पुलिस एफआईआर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूँ, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं पुलिस एफआईआर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। हमारे देश में हर कोई पुलिस स्टेशन जाने से बचता है। इसका कारण यह है कि लोगों को पुलिस की कार्रवाई के तौर तरीके की जानकारी नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी अपराध की छानबीन एवं गुनहगार तक पहुंचने की प्रक्रिया की शुरुआत आखिर कहां से होती है? जी हां, आपने सही सोचा। इसकी शुरुआत एफआईआर या प्राथमिक सूचना रिपोर्ट से होती है। इस वीडियो में हम एफआईआर से संबंधित समस्त जानकारियां देकर आप लोगों का मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं एफआईआर क्या होती है। किसी आपराधिक घटना के संबंध में पुलिस के पास कार्रवाई के लिए दर्ज की गई सूचना को प्राथमिकी या प्राथमिक सूचना रिपोर्ट या एफआईआर कहा जाता है। प्राथमिक सूचना रिपोर्ट एक लिखित प्रपत्र होता है जो पुलिस द्वारा किसी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर तैयार किया जाता है। यह सूचना प्रायः अपराध के शिकार व्यक्ति द्वारा पुलिस के पास एक शिकायत के रूप में दर्ज की जाती है। किसी अपराध के बारे में पुलिस को कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप में सूचित कर सकता है, किंतु कई बार सामान्य लोगों द्वारा दी गई सूचना को पुलिस प्राथमिकी के रूप में दर्ज नहीं करती है। ऐसे में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कई व्यक्तियों को न्यायालय का भी सहारा लेना पड़ता है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के तहत एफआईआर की प्रक्रिया पूरी की जाती है। यह वह महत्वपूर्ण सूचनात्मक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर पुलिस कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। आइए देखते हैं कब दर्ज होती है एफआईआर। एफआईआर संज्ञेय अपराधों में ही दर्ज होती है। इसके तहत पुलिस को अधिकार होता है कि वह आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करे और जांच पड़ताल करे। अगर अपराध संज्ञेय नहीं है तो उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती और ऐसी स्थिति में बिना कोर्ट के इजाज़त के कार्रवाई संभव नहीं हो पाती। तत्पश्चात हम देखेंगे कैसे दर्ज होती है एफआईआर। एफआईआर दर्ज कराने के 3 तरीके। पहला, पीड़ित सीधे थाने जाकर अपने लिखित या मौखिक बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज करा सकता है। दूसरा, पीसीआर कॉल से मिली खबर की जांच कर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तीसरा, वारदात की खबर मिलने पर थाने का ड्यूटी ऑफिसर एएसआई को मौके पर भेजता है। एएसआई चश्मदीदों के बयान दर्ज कर रुक्का मतलब एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखता है। इसे रुक्के के आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। यह तरीका सिर्फ जघन्य वारदात के दौरान ही अपनाया जाता है। अब जानते हैं एफआईआर दर्ज करने में क्यों लगती है देरी। पुलिस ज़्यादातर मामलों में शिकायत मिलते ही एफआईआर दर्ज नहीं करती। वारदात की प्रामाणिकता जानने के लिए कई बार शिकायत की जांच की जाती है। बाइक, कार या अन्य कोई सामान चोरी होने पर पुलिस के तुरंत एफआईआर दर्ज न करने की प्रमुख वजह यह है कि पुलिस कुछ दिन तक यह इंतज़ार करती रहती है कि चोरी किया गया सामान पीड़ित को किसी तरह मिल जाए। दरअसल कोई भी एसएचओ नहीं चाहता कि उसके थाने में एफआईआर की संख्या में इजाफा हो। इसके अलावा सभी थानों में स्टेशनरी की भारी किल्लत रहती है। पुलिसकर्मी एफआईआर दर्ज न करने की एक वजह
इसे भी बताते हैं। हर एफआईआर की कॉपी थाने के एसीपी एडिशनल, डीसीपी फर्स्ट एडिशनल, डीसीपी सेकंड और डिस्ट्रिक्ट डीसीपी और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। जघन्य अपराधों की एफआईआर की कॉपी उस क्षेत्र के जॉइंट कमिश्नर को भी भेजी जाती है। अब जानते हैं हम, अगर पुलिस एफआईआर न लिखे तो क्या करना चाहिए। संज्ञेय अपराध होने पर भी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो पीड़ित को सीनियर ऑफिसरों से मिलना चाहिए। अगर तब भी रिपोर्ट दर्ज ना हो तो सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत पीड़ित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दे सकता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति है कि वह एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान किया है कि एफआईआर दर्ज न होने पर धारा 482 के तहत हाई कोर्ट में अपील करने के बजाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में जाना चाहिए। इसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने सेक्शन 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करवाई। हालांकि इस एफआईआर की जांच भी वही पुलिस करती है जो इसे दर्ज नहीं कर रही थी। पुलिस के मुताबिक इस सेक्शन के तहत बहुत सी फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिकी अर्थात एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी दिया है। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी है कि एफआईआर दर्ज होने के 1 सप्ताह के अंदर प्राथमिकी जांच पूरी की जानी चाहिए। इस जांच का मकसद मामले की पड़ताल कर अपराध की गंभीरता को जांचना है। इस तरह पुलिस इसलिए मामला दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती है कि शिकायत की सच्चाई पर उन्हें संदेह है। अब आइए जानते एनसीआर मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट क्या है। किसी सामान की चोरी होने पर आईपीसी की धारा 379 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है और गुम होने पर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट एनसीआर दर्ज की जाती है। एनसीआर थाने के रिकॉर्ड में तो रहती है लेकिन इसे कोर्ट में नहीं भेजा जा सकता है। पुलिस इसकी तफ्तीश भी नहीं करती है। एफआईआर और एनसीआर के बीच के अंतर की जानकारी कम लोगों को है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर पुलिस अक्सर सामान चोरी होने पर भी एनसीआर थमा देती है। ज़्यादातर लोग इसे ही एफआईआर समझ लेते हैं। एफआईआर पर साफ शब्दों में प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट और आईपीसी का सेक्शन लिखा होता है, जबकि एनसीआर पर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखा होता है। अब समझते हैं हम आगे कि जीरो एफआईआर क्या है। तो आइए जानें। अक्सर एफआईआर दर्ज करते वक्त आगे की कार्रवाई को सरल बनाने हेतु इस बात का ध्यान रखा जाता है कि घटना स्थल से संबंधित थाने में ही शिकायत दर्ज करें, परंतु यदि कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब पीड़ित को विपरीत एवं विषम परिस्थितियों में ही किसी भारी पुलिस थाने में केस दर्ज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, मगर अक्सर देखा गया है कि पुलिस वाले अपनी सीमा से बाहर हुई किसी घटना के बारे में उतने गंभीर नहीं दिखाई देते हैं। अतः सरकार ने ऐसे विषम परिस्थितियों में भी आपको अधिकार को बचाए रखने हेतु जीरो एफआईआर का प्रावधान किया है। इसके तहत पीड़ित व्यक्ति अपराध के संदर्भ में अविलंब कार्रवाई हेतु किसी भी पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है एवं बाद में केस को उपरोक्त थाने में ट्रांसफ़र भी करवाया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम जाने प्राथमिक सूचना रिपोर्ट से संबंधित कुछ अन्य प्रावधान। एफआईआर दर्ज करते समय पुलिस अधिकारी अपनी तरफ से ना तो कोई टिप्पणी लिख सकता है और ना ही किसी भाग को हाईलाइट कर सकता है।
संज्ञेय अपराध की स्थिति में सूचना दर्ज करने के बाद पुलिस अधिकारी को चाहिए कि वह संबंधित व्यक्ति को उस सूचना को पढ़कर सुनाए और लिखित सूचना पर उसके हस्ताक्षर करवाए। एफआईआर की कॉपी पर पुलिस स्टेशन की मोहर व पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी अपने रजिस्टर में यह भी दर्ज करेगा कि सूचना की कॉपी आपको दे दी गई है। अगर किसी ने संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को लिखित रूप से दी है तो पुलिस को एफआईआर के साथ उसकी शिकायत की कॉपी लगाना जरूरी है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए यह जरूरी नहीं है कि शिकायत करने वाले को अपराध की व्यक्तिगत जानकारी हो या उसने अपराध होते हुए देखा हो। अगर किसी कारण आप घटना की तुरंत सूचना पुलिस को नहीं दे पाते तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ देरी का कारण बताना होगा। कई बार पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है, जबकि नियमानुसार पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तदुपरांत जांच पड़ताल होनी चाहिए। घटना स्थल पर एफआईआर दर्ज कराने की स्थिति में अगर आप एफआईआर की कॉपी नहीं ले पाते तो पुलिस आपको एफआईआर की कॉपी डाक से भेजेगी। आपकी एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई, इस बारे में संबंधित पुलिस अधिकारी आपको डाक से सूचित करेगा। अगर सूचना देने वाला व्यक्ति पक्के तौर पर यह नहीं बता सकता कि अपराध किस जगह हुआ तो पुलिस अधिकारी इस जानकारी के लिए प्रश्न पूछ सकता है और फिर निर्णय पर पहुंच सकता है। इसके तुरंत बाद एफआईआर दर्ज करवा उससे संबंधित थाने को भेज सकता है। इसकी सूचना उस व्यक्ति को देने के साथ साथ रोजनामचे में भी दर्ज की जाएगी। अगर शिकायतकर्ता को घटना की जगह की जानकारी नहीं है और पूछताछ के बावजूद भी पुलिस उस जगह को तय नहीं कर पाती तो भी वह तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर देगा। अगर जांच के दौरान यह तय हो जाता है कि घटना किस थाना क्षेत्र में घटी है तो केस उस थाने को स्थानांतरित या ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति की मामले की जांच पड़ताल के दौरान मौत हो जाती है तो इस एफआईआर को मृत्युकालिक कथन की तरह न्यायालय में पेश किया जा सकता है। अगर शिकायत में किसी आसंज्ञेय अपराध का पता चलता है तो उसे रोजनामचे में दर्ज करना जरूरी है। इसकी भी कॉपी शिकायतकर्ता को जरूर लेनी चाहिए। इसके बाद मजिस्ट्रेट से सीआरपीसी की धारा 155 के तहत उचित आदेश के लिए संपर्क किया जा सकता है। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।